एटम में शुरुआत होती है न्यूटन की जो थ्योरी थी, जिसे हम कहते थे क्लासिकल थ्योरी, उसी से शुरू होता है एटम। क्लासिकल थ्योरी, इसमें इस थ्योरी को इस्तेमाल किया रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या किया कि एटम को जो है एक स्पेरिकल पाथ पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को माना, मास माना इसका m, और यहाँ इन्होंने न्यूक्लियस माना, और न्यूक्लियस में जो चार्ज था उसको एटॉमिक नंबर के साथ जोड़ा और उसे पॉजिटिव किया, जो कि प्रोटॉन का चार्ज है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को इन्होंने सर्कुलर माना। एक साइंटिस्ट आए बाद में, सोमरफेल्ड, उन्होंने कहा कि ये रास्ता, ये पाथ इलिप्टिकल भी हो जाता है, क्योंकि थ्योरी बाद में आती है भाई ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने वाले सर्कल पर कैसे घूमेंगे, वो पाथ इलिप्टिकल भी हो जाता है। बट नॉट नथिंग मोर अबाउट इलिप्टिकल। कोई इलिप्टिकल की थ्योरी या उसके बारे में कुछ और जानकारी नहीं है, हम सर्कुलर ही मानेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हुआ, और यहाँ पे जो चार्ज होता है ये एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते हैं इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर ही हम देखते हैं कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो एक फोर्स यहाँ डेवलप हो जाती है इसके ऊपर, एट्रैक्टिव फोर्स, दोनों तरफ से ये फोर्स बनती है। इसका ऑर्बिट रेडियस हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ घूमता है ये, ऐसे। तो ये फोर्स बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन पर बनेगी, ये बनेगी F। और फोर्स में जो कि फोर्स की वैल्यू देखी जानी है, तो 1/4πε0। इसका चार्ज एक ZE हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हुआ, और बीच का डिस्टेंस जिस पे घूम रहा है ऑर्बिट रेडियस, वो R² हुआ। ये फोर्स बन जाती है हमारे पास। अब इसके बाद आता है कि इसमें जब ये चल रहा है, कोई स्पीड मेंटेन करता है, ये इधर को चला जाए उधर को चलाए, जो भी आपका स्पीड आएगा, तो ये फोर्स चाहिए, बैलेंस चाहिए। फोर्स बैलेंस करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स जो बनता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बन जाता है mv²/r। ये फोर्स अगर बैलेंस कर दें दोनों, तो सर्कल पे घूमता रहता है। हम जानते हैं कि सर्कल पे चलाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ओनली यूज टू चेंज द डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन को वो बदलता है। अगर हमें एक्सेलरेट करना है, सर्कल पे चलते हुए किसी पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना है, तो वी वांट अ टेंजेंशियल फोर्स। फिर हमें टेंजेंट के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगाना होगा। बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ओनली। आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ऐसे यहाँ कुछ और है ना। ये बात 11th से आ जाती है कंसेप्ट में। ये फोर्स जब बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारे पास कुछ चीज़ आ जाती है, mv²/r 1/4πε0 ZE²/r²। एक r हटा दिया जाता है, mv² का वैल्यू मिल जाता है ZE²/4πε0r। और इसे अगर दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये होता है ZE², और यहाँ 8 हो जाएगा, 8πε0r। तो ये फॉर्मूला बन जाता है काइनेटिक एनर्जी का। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसके इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r, जिसमें हम चार्ज के साइन को काउंट करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर डिपेंड करती है। तो अट्रैक्टिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, क्योंकि एक चार्ज कैसा है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और न्यूक्लियस में भरा हुआ चार्ज प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE माइनस में स्क्वायर, क्योंकि ZE पॉजिटिव हुआ और E कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, ये टर्म माइनस की बन जाती है, अपॉन R बन जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को ठीक से लिख लें, -ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दोनों एनर्जी को जब जोड़ा गया तो टोटल एनर्जी बन जाती है। इसे हम बोल देते हैं बिल्डिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। कितनी एनर्जी से चल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास इन ऑर्बिट। तो ये हम लिख देते हैं टोटल E, इसमें कर देते हैं हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म हमारे पास यूज हुआ वो हुआ ZE स्क्वायर वाला पॉजिटिव और पोटेंशियल वाला नेगेटिव। ZE स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दूसरा ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 8 यानी माइनस ZE स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये टोटल एनर्जी बन जाती है हमारे पास, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में रदरफोर्ड की एनर्जी है। आगे यही एनर्जी काम आती है। क्लासिकल मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, एटम का जो क्लासिकल मॉडल है रदरफोर्ड का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी एनर्जी टोटल निकलवाई जाती है। ये एनर्जी अगर निकलवाई जाती है तो आपको 3 नंबर देती है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं अक्सर, वो बोर वगैरह के कंसेप्ट को पढ़ते रहते हैं, इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल अप्रोच है ना, तो इसे छोड़ देते हैं, तो फिर वो नंबर कटते हैं या कुछ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ही बात शुरू होती है। ये बात 1900 से पहले हो जाती है, पहले ही हो जाती है ये बात। फिर 1900 में आते हैं प्लांक, बोर। तो बोहर का पॉस्टुलेट क्या है, बोहर क्या कहते हैं। तो उन्होंने पहली बात ये कही कि इलेक्ट्रॉन revolves around orbit in fixed energy level called orbit। मैंने पहली बात ये कही कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस एनर्जी लेवल में घूमता है उसे एक ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट की एक रेंज होती है, यहाँ से यहाँ तक ऑर्बिट होगा ऐसा होता है, लेकिन वो कितनी होती क्या होती है वो नहीं पता चलेगा। पहले ऑर्बिट की रेडियस बताए, दूसरे की बताए, तो उसके बीच में क्या होगा कि आधा इधर होके वो ऑर्बिट तैयार हो जाता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving around orbit is in the form of क्वांटा, यानी गिनती होती है उसकी, एंड मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, यानी जो भी ऑर्बिट होगा उसका क्वांटा होगा 1 2 3 4 पाई और h/2 पाई से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोहित यहाँ तक डन करें इस चीज़ को, सम्राट इस चीज़ को यहाँ तक डन करें, इसमें कोई डाउट हो तो पूछें। ये बिल्कुल स्टोरी है, सिंपल स्टोरी है, एक बार लिखी जाए तो याद हो जाए, एक बार लिख दी जाए तो याद हो जाए। स्क्रीनशॉट लेके भी काम चले, लिखते रहे तो अच्छा है। एक बार यहाँ लिखा जाए क्लास में, एक बार अपने आप लिखा जाए तो तैयार हो जाता।
हो गया, डन हो गया। हम ऐसे बस आगे चलते हैं। ओके, वहीं से जोड़ेंगे लिंक, उसने जो एंगुलर मोमेंटम की बात की है उसी बात को करेंगे। यहाँ से हटा देंगे इस चीज़ को, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे आगे, तो आई विल प्रोसीड हियर, क्योंकि फोर्थ लिखा जा चुका है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी ऑर्बिट में अगर दे दिया जाए तो वो कितना कैसे लिखा जाता है ना। तो ये रहता है सेकंड पोस्टुलेट में, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेयर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसे कहते हैं एनर्जी लेवल। इसका दूसरा नाम हो जाता है एनर्जी लेवल। एच 6.63 जो भी लेते हैं, जो भी दिया होता है ले लेते हैं। प्लांक कांस्टेंट 2 पाई, यू नो वेल, कि भाई 2 पाई जो है सर्कल का एक नंबर होता है जिस पे घूमता है ना। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम का जो इक्वेशन है ये काम आता है। तीसरे पोस्टुलेट में बोर ने क्या कहा, व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स ऑर्बिट इट exchange the energy in the form of the packet called photon. Energy of one photon is E equal to h न्यू। यानी जब एनर्जी किसी ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन बदलेगा 2 से 3, 3 से 2, 3 से 5, 3 से 4, जहाँ भी जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांजिशन वो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी देगा। ये एनर्जी एटम में जाती है, एटम इस एनर्जी को एक्सचेंज करता है, एटम का लेन देन इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द एटम एक्सचेंज करता है, इसको एटम एक्सचेंज करता है। एटम, लेकिन क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो वहाँ वो बात भी लिख देते हैं, क्योंकि ये मैंने बताई थी बात की, एनर्जी न्यूक्लियस में जाती है, उसका इफेक्टिव चार्ज इफेक्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर हो जाता है। थैंक्स फॉर चाय जेंटलमैन, लेट्स शट डाउन ऑफ द डोर। कई लोग यही मानते हैं कि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ही मिल जाती है सीधे, तो ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेन देन नहीं करता, एनर्जी जाती है एटम में। एटम का रेडिएशन लेवल गिर जाता है, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो प्रोटॉन जिससे पकड़ के रखते हैं इलेक्ट्रॉन को, बाइंड करके रखते हैं, वो गिर जाता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ जाता है, उस पर अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू गिर जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जाता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हमने उसका ऑर्बिट बढ़ा दिया, तो जब वो अपने नॉर्मल ऑर्बिट में जाएगा तो फिर वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, तो न्यूक्लियस से ही एनर्जी फोटोन की फॉर्म में बाहर आ जाती है। ये घटना प्रकृति में चलती रहती है, इसी के कारण रंग दिखाई देते हैं, लाइट दिखाई देती है। मान लीजिए मेरा स्वेटर काला और हल्का पीला रंग का आपको दिख रहा है, तो ये क्या कैसे हो रही है घटना, लाइट आ रही है इधर उधर से, और जो एटम है वो रेडिएशन में इसे ले रहे हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो इस वेवलेंथ की या इस फ्रीक्वेंसी की, इस रंग की लाइट को बाहर दे रहे हैं। सभी चीज़ें ऐसे ही दिखती हैं। तो ये लाइन फाइनल हुई मोहित।
बोर के पोस्टुलेट फाइनल हुआ। वेरी गुड, शाबाश, डन। एंड दैट वाज पकड़ कैच अप दिस कि ये अमाउंट जो होता है टोटल एनर्जी का होता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी चीज़ों की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, फोर्स के इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसे पकड़ते हैं और इसे पकड़ते हैं। इन्हीं से हम बोर पोस्टुलेट को रदरफोर्ड के क्लासिकल मॉडल से जोड़ देंगे, बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन जो आता है, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऐसे कर लेता हूँ। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से स्पीड को हटा दिया जाता है, यहाँ से और यहाँ से। तो वहाँ से v का वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। m कितना v बनेगा वहाँ से, एन एच अपॉन 2πmr। और इसका स्क्वायर बनेगा, ये बन जाएगा। दैट इज आफ्टर दैट कि इसका स्क्वायर खोलेगा m कटेगा, तो ऊपर बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे बनेगा 4 पाई का स्क्वायर, एक m बनेगा, एक बनेगा r स्क्वायर, और इधर से जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। थोड़ा और छोटा करें, m स्क्वायर का स्क्वायर कट गया तो ये n है, m ना माने, एक पाई हटा दें ऐसे, तो n स्क्वायर एच स्क्वायर पाई m, एक r बचेगा, एक r इधर से हट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर पहुंच जाएगा, जेड ई स्क्वायर जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इस r को इधर पहुंचा देंगे, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर पाई m जेड ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो था ये बना, आर को इधर पहुंचा देंगे। दैट इज द सेपरेट एक्सप्रेशन फॉर आर। इसमें जो बदलने वाली चीज़ है उन्हें अलग करेंगे। एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बदलने वाला नहीं है, पाई एम ई स्क्वायर बदलने वाला नहीं है, एन स्क्वायर बाई जेड किसी भी नंबर के लिए ऑर्बिट के लिए बदलने वाला है। इस वैल्यू को लिख देंगे 50.3 53.4 ऐसे लिख देंगे इसको, 53.4 10⁻⁻12। ये कांस्टेंट नंबर होता है एन स्क्वायर बाई जेड। अगर एन और जेड को 1 1 डाल दूं तो हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट का रेडियस आ जाता है। इफ n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, we find radius of first orbit of hydrogen atom. First orbit, radius of first orbit of hydrogen atom for revolving electron, यानी इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है तो उसका आ जाता है। एंड कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, इसका नाम क्या रखा जाता है, इसका नाम रखा जाता है बोहर रेडियस। ओके, तो बोहर रेडियस जो होता है R0 होता है, वो होता है 53.4 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ऐसे अगर मैं 5.34 करूँ मोहित तो यहाँ 11th भी हो जाएगा, जो कि मीटर में लिखा है, एक बड़ा नंबर है, 12 लगा रखा है। ठीक, तो किसी भी, तो फॉर एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी orbit
of any atom, the radius is given by r equal to r naught n square by z। नोट करें, रेडियस निकालने पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि अक्सर रेडियस के कंपैरिजन पर सवाल बनता है। चलो आगे चलते हैं, शाबाश। तो रेडियस पर क्वेश्चन बनेगा, बना देते हैं, ठीक है। Find the ratio of radii of electron orbit revolving in the orbit of a second orbit of hydrogen and second orbit of lithium। Z hydrogen 1, Z lithium 3। चलिए करिए, शाबाश, इस पे करिए। छोटा सवाल है, बहुत मामूली सवाल है और बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल है। कहीं भी आ जाता है ये सवाल, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सम्राट ट्राई करेंगे। हाँ मोहित, कुछ मिला? अच्छा, चलिए कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, पहले इसमें जो डाटा है वो उसका डालो, हाइड्रोजन वाला। तो आर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? सेकेंड ऑर्बिट में। तो एन की जगह 2 डाल दो, आर नॉट 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया।
फिर लिथियम पे डाल दो आर नॉट। लिथियम के कौन से ऑर्बिट में है? दूसरे में है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ, इन दोनों का रेशियो निकाल दो। जब रेशियो निकालोगे तो आर नॉट कटेगा, ये ऊपर ये नीचे। ये कट गया, ये आएगा 3/1, दैट इज द आंसर। अब समझ में आ गया होगा मोहित। एंड ऑर्बिट लगेगा, एटॉमिक नंबर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शाबाश। एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, की स्पीड जो है कैसे निकाली जाती है। तो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड वी फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड। ओके, तो यहाँ से कर लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड। एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। यहाँ इसे यूज करते हैं mv/n/h/2π। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, तो आर की जो वैल्यू होती है वो हम पुट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू, दैट इज द बोर रेडियस। इसको निकालना आना चाहिए, तो हम कर देंगे v/n/h/2π, नीचे आ जाएगा mr, ये आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे NH/2π m, और r का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, r0 n²/z। तो v का वैल्यू हमारा आ जा रहा है, देखो NH/2π m r0 z/n²। तो एक n कटेगा, कुछ कांस्टेंट नंबर आएंगे हमारे पास, h/2π m r0, और बदलने वाला नंबर आएगा, n कट जाएगा, z/n, ये आ जाएगा, ठीक। तो स्पीड ऐसे लिखी जाएगी, व्हेन v0 z/n, v0 for z equal to 1, n equal to 1, speed of electron in first orbit of हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसमें Z भी 1 लगा है, और ऑर्बिट का नंबर भी 1 लगा है। एंड फर्दर किसी भी ऑर्बिट पर जाए उसका Z लगेगा, हीलियम लिथियम जो भी, और उसका एटॉमिक नंबर लगेगा। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड फॉर एनी कंपैरिजन। अगर रेशियो निकालते हैं तो इससे निकलेगा। तो इस पर भी एक सवाल होना चाहिए। क्यों सम्राट? इस पर भी एक सवाल बन जाना चाहिए। कंपेयर द रेशियो ऑफ स्पीड इन द ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यही कर देता हूँ।
find the ratio of speed of electron in the orbit, in the second orbit of hydrogen and third orbit of lithium. चलिए, जैसे वो लगाया था आर वाला वैसे ये भी लगाइए, इसको भी आगे करिए। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। हाँ करो, हाइड्रोजन पे कर दो, वी हाइड्रोजन। क्या फॉर्मूला है? वी नॉट जेड बाई एन, वी नॉट जेड बाई वन, वन है। कौन सा ऑर्बिट है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 डाला, सेकेंड ऑर्बिट है ये रहा। वी लिथियम पे करें, वी नॉट कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट है। एन जेड जो है थर्ड, इसका 3 होता है, एटॉमिक नंबर भी 3 ही होता है इसका। हाइड्रोजन पे क्या लगा दिया? एन, हाइड्रोजन का दूसरा ऑर्बिट लगाया, एटॉमिक नंबर 1 लगाया, हाइड्रोजन का दूसरा ऑर्बिट लगाया, एटॉमिक नंबर 1 लगाया, ठीक है। जेड बाई एन है इसका, एटॉमिक नंबर भी 3 लगाया, ऑर्बिट नंबर भी 3 कहा गया है, तो रेशियो निकाल दिया। वी, ये सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है और ये थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम है। अच्छा, ऊपर ऊपर वाला सेकंड, नीचे वाला सेकंड लग गया, 3 डंडे हैं ये देखो। कर, वो चलता रहता। वी, हाँ लिथियम 1/2, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है वो ये बना हुआ है, इसमें आर की वैल्यू डालनी होती है बस। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रखता है उसको देख लेते हैं एक बार। इसको हटा देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी या बिल्डिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट नंबर है, तो वो आर उठा के वहाँ से वहाँ डाल देते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो एनर्जी बनी हुई है माइनस जेड ई स्क्वायर एंड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर का वैल्यू पुट कर देता, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। तो ई एन ऑर्बिट का हो जाएगा, जेड ऊपर जाएगा, माइनस ई स्क्वायर, बाकी चीज़ें जो है आगे जाने वाली हैं। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बदलने वाला नंबर है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट जो नहीं बदलने वाला नंबर है, ओके। ये आ जाता है। तो ये जो चीज़ होती है ये आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6, और ये होता है जेड स्क्वायर बाई एन, लेकिन ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके निकाल दिया जाता है। जब हम इसे जूल में बदलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज द ऑर्बिट।
सम्राट दिमित्री, मित्र सम्राट, फार्मूला पक्का हो जाएगा, ये याद रहेगा, लगा दिया करोगे इसको। अच्छा चलो तो लगाओ इसको। फाइंड एनर्जी एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन, वैसे एटम की होती है, इलेक्ट्रॉन की लिख देते हैं क्योंकि मिलती तो बाद में इलेक्ट्रॉन को ही है। व्हेन इट चेंज इट्स ऑर्बिट इन हीलियम एटम फ्रॉम N1 इक्वल टू 2 टू N2 इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन भरा पड़ा है, ये लगेगा, ठीक है। लगा लो कितनी एनर्जी का लेन देन होगा, मतलब 2 से 3 पे ले जाने पर कितनी एनर्जी ये मांगेगा। एटम को हम कितनी एनर्जी दे दें ताकि ये 2 से 3 पे चला जाए। हीलियम में ये ट्रांजिशन हो रहा है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। दिस ट्रांजिशन इज गोइंग ऑन इन हीलियम एटम having atomic number 2 and the state change from 2 to 3 of electron in the orbit number 2 to orbit number 3। ओके, चलिए कोशिश करें। जीवन एक संघर्ष है, समय का दरिया बहता जाए और कहता जाए जब तक तुम कर रहे हो तुम्हारे फार्मूला के टेबल को रंगीन कर दो, अच्छा लगता है। मतलब इसका सवाल सीधा है कि किस एनर्जी का फोटोन मैं डाल दूं इस एटम के ऊपर ताकि इसका इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम के अंदर ऑर्बिट नंबर 2 से, हाँ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करते हैं, डाल देते हैं वैल्यू एन की। नहीं, एनर्जी में डालो, पहले एनर्जी आएगी एक, पहले एनर्जी में 2 डालो, एक एनर्जी 2 नंबर की आएगी, जेड डालो जो भी हीलियम का है, फिर एक एनर्जी में 3 डालो, तो फिर वो एनर्जी का डिफरेंस करो ना, 3 में से 2 वाला। हीलियम एटम में ही हो रहा है ये दोनों ट्रांजिशन, हीलियम में ही एक इलेक्ट्रॉन 2 से 3 नंबर पे चढ़ाया हमने, इसमें 2 एटम कहाँ से होंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक, वो लिथियम का था बेटा। अब तो हीलियम की तो बात ही नहीं की थी मैंने। हाँ E2 - E1 हाँ E2 - E1 करके निकाल देंगे, फाइनल हुआ, मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली एनर्जी देखते हैं, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी देखते हैं, और फिर तीसरे की देखते हैं, तीसरे में से दूसरी घटा देते हैं, तो डेल्टा ई लिख दिया करते हैं उस चीज़ को, डेल्टा ई ऐसे, E3 - E2, देखते हैं क्या आएगा। E3 लगा दे पहले, यहाँ देख, -13.6 जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि एक ही है, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर में पहला ऑर्बिट क्या रहेगा 1 बाई, क्योंकि जेड स्क्वायर तो मैंने बाहर ले लिया, 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, यही तो होता है। E3 जो है ये है, E3 यहाँ लगेगा बेटा 3, और यहाँ 2 लगेगा, है ना, ऐसा होता है ना। ये बन जाएगी E3 और ये बन जाएगी E2। ये E3 बनेगी नहीं बनेगी,
तीसरे नंबर वाली बनेगी नहीं बनेगी, यहाँ से देखो ये एन स्क्वायर है यहाँ पे, ऐसे कर लो। और फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना फिर अंदर जाके ये भाई ये पूरा ही कॉमन ले लिया ना मैंने तो, हाँ पूरा ही कॉमन ले लिया। चलो सॉल्व कर लें। तो -13.6 और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका स्क्वायर लगा लेते हैं। ये हो जाता है 1/9, यह होता है 1/4। तो -13.6 और ये 4 हो जाता, और ये नीचे 36 हो जाता, ये हो जाता है 4 - 9, तो ये हो जाता है -13.6, और ये 4 इससे कट जाता है, तो ये 9 बच जाता है नीचे, 9 चौक 36, हाँ 9 चौक 36, और ऊपर बच जाता है -5, तो वैल्यू आ जाती है +13.6 × 5/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर इसको जूल में चाहिए तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके बता दें। ठीक है, इस एनर्जी का फोटोन डालिए तो ये ट्रांजिशन होगा। अब इसने सवाल पूछा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन दैट फॉल्स ऑन टू दिस जॉब। इस काम को करने के लिए जो फोटोन डाला गया उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। चलिए, तो इस एनर्जी को पहले जूल में बना लीजिए। हम उसकी फ्रीक्वेंसी जानना चाहते हैं, तो वो h न्यू होता, ये एनर्जी जूल में जाएगी 13.6 × 5/9 1.6 × 10⁻⁻19, ये जूल बना। h की वैल्यू नीचे आएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 13.6 × 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 9। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 या जो भी दिया होगा पेपर में वो दिया जाएगा। ये हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और अगर मैं इसका वेवलेंथ चाहता हूँ तो hc/λ करूँगा इसी एनर्जी को 13.6 × 5 × 1.6 × 10⁻⁻19। लैम्बडा के लिए उल्टा करूँगा, इस नंबर को hc के नीचे ले जाऊँगा, लैम्बडा hc/13.6 × 5 × 1.6 × 10⁻⁻19। हाँ, h और c के वैल्यू डाल दूंगा, h का वैल्यू जो भी है वो डाल दूंगा, c का वैल्यू लाइट की स्पीड होता है वो डाल दूंगा, तो मुझे यहाँ से उस फोटोन का वेवलेंथ भी मिल जाएगा। ओके, फाइनल हुआ, इस रास्ते से मिल जाएगा आसानी से। चलिए, यानी फोटोन का वेवलेंथ निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, उसे फाइनल कर लेते हैं, बता देते हैं उसको कि वो कितना होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी एक्सचेंज हुई है यहाँ से यहाँ फोटोन गया है, इसी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए, जो फोटोन डाला गया जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ उसके लिए ये फॉर्मूला आ जाता है, यहीं से इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया hc/λ, उस फोटोन के लिए लगाया मैंने, और -13.6 Z², ये आया, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। ये फाइनल होता है बेटा, इसमें जा रहा है, इस ऑर्बिट से जा रहा है, ऐसे। हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगाया 1.6 10⁻⁻19। ओके, तो यहाँ से 1/λ की वैल्यू मिलती है मुझे। ये पूरा नंबर कांस्टेंट कर देता हूँ मैं, -13.6 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, और इसके नीचे लिखता हूँ hc, और यहाँ लिखता हूँ Z², यहाँ लिखता हूँ 1/n फाइनल का स्क्वायर -1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये जो पूरी वैल्यू होती है
ये वाली जो वैल्यू होती है, हाँ, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो फॉर्मूला कैसा बन के तैयार होता है? फॉर्मूला ऐसा बन के तैयार हो जाता है। ये न्यूमेरिकल पार्ट था, इसे छोड़ देंगे, यहीं तक छोड़ देते हैं। ऐसा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर 1/n इनिशियल का स्क्वायर। किसके लिए हुआ? जो फोटोन तुमने डाला उसके लिए होता है। ये वेवलेंथ आ जाती। इलेक्ट्रॉन अगर अपने आप ही हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाए तो ये फोटोन बाहर आ जाता है, ठीक। तो यहाँ नंबर बदल दिए जाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from higher orbit to lower orbit, the wavelength of excited photon, the wavelength of, फिर तो लाइट बाहर आएगी ना, एक्साइटेड फोटोन। तो फिर क्या करते हैं, इसको ये माइनस हटा देते हैं 1/λ, क्योंकि वो तो फिर पॉजिटिव आना है ना नंबर। फिर कर देते हैं RH जेड स्क्वायर, जो बाकी जो का तो ऐसे, नहीं तो वो माइनस में दे देगा वो वेवलेंथ को। हाँ, दिस फॉर कि इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जाए तो वैल्यू लैम्डा का पॉजिटिव मिले। तो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी डाल के आ जाए आगे पीछे करके नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है, लैम्डा नेगेटिव नहीं होता। तो 1/λ is called wave number, 1/λ not frequency bar is called wave number। नंबर ऑफ वेवलेंथ क्या मतलब होता है इसका? नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने वेवलेंथ होते हैं? अब जैसे ये मान लो 1 मीटर लेंस ले ली मैंने, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो कितने वेवलेंथ होते हैं 1 मीटर में? क्यों मोहित? तो 1/λ बता देता उसको कितने वेवलेंथ होते हैं। तो एटॉम की पूरी थ्योरी, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस हैव बीन फिनिश्ड इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास। इसके बाद छोटा सा काम और 5-7 सवाल हैं इसके, जो भी इसमें सिखाने हैं, एनसीईआरटी के भी कुछ हैं, उन्हें हम लेंगे। कल इसका कार्य समाप्त हो जाएगा। ओके, इसलिए बड़ी मैंने क्लास इस पर जानबूझ के कर दिया, आज खींच दिया इसको, ताकि ये पूरा का पूरा पैटर्न आप इसको डन कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन करा दूंगा एनसीईआरटी वाले तो। क्या कह रहे थे तुम मनु? कुछ तो कह रहे होगे। हाँ लिख लो, लिखने में क्या दिक्कत है। हो गया। ओहो, 9 बजे अगला क्लास है, ठीक है। थोड़ा आराम कर लूँगा मैं, उसे कर ले। कल इसके न्यूमेरिकल करा दूँ, इसे खराब कर दूँ, ठीक है। तारीख क्या हुई आज? 17। 17 हुई आज, तो 18 में वो ये ख़त्म, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है उसमें वो करा दूँ लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो उसका भी नंबर लगा ही देंगे, उसका नंबर दिन में लगा देंगे। धूप अच्छी निकली, दिन निकला तो 12 बजे के आसपास लगा देंगे। कल देख लेंगे या परसों देख लेंगे, उस पर 3 क्लास होनी है, ठीक है।
इसको एज इट इज इसी टाइम कंटिन्यू चलने दो, ठीक है, सही रहेगा ना। हाँ ओके डन, इसको तैयार कर लेना आराम से पढ़ के, कल न्यूमेरिकल हो जाएंगे इसके, फाइनल हो जाएगा, ठीक है। दिन में इसको बैठ के पढ़ लियो कल थोड़ा सा दोनों लोग, है ना। ओके।